बच्चों आज से नया अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ये हमारा अध्याय है जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज से। ठीक है, आइए बेटा। सो ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो स्थानांतरित हो जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, आपने सुना होगा ना क्या कि भाई तेरे को जुकाम है, जुकाम बोलते हैं ना कि भाई तेरे को जुकाम हो रहा है ना, मेरे पास मत खड़ा हो नहीं तो मेरे को भी हो जाएगा। आपने सुना होगा अगर किसी व्यक्ति को टीबी होती है, टीबी ट्यूबरक्यूलोसिस, अगर उसके पास कोई खड़ा होता है तो उसको भी क्या हो जाती है, टीबी हो जाती है। आपने सुना होगा निमोनिया, निमोनिया, आपने सुना है टाइफाइड, आपने सुना है एड्स। सर हमने तो एड्स का एड देखा था, एक बार हमने एक टीवी में एड्स का एड देखा था कि एड्स हाथ मिलाने से, गले लगने से नहीं फैलता। मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन एड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है। हां, एड्स एक यौन संचारित रोग है, यौन संचारित रोग है। एक नर से मादा में असुरक्षित यौन संबंधों के द्वारा जा सकता है। हां सर, मादा से नर में, नर से मादा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस सर, जा सकता है। तब मैं क्या बोलूंगा कि भाई ये एक संक्रामक रोग नहीं है? बिल्कुल है। तो जरूरी नहीं है सिर्फ हाथ मिलाना, गले लगना ही इंपॉर्टेंट चीज है। मेन चीज है कि अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में गया तब तो मैं बोलूंगा कि भैया उसे संक्रामक। अब वो चाहे कैसे भी जाए, चाहे वो हाथ मिलाने से जाए, चाहे वो गले लगने से जाए, चाहे वो किसी की चीज यूज करने से जाए। सपोज आपने सुना होगा दाद खाज खुजली, सुना है? अगर आपने देखा होगा ट्राइकोडर्मा से होता है दाद खाज खुजली, है ना, कवक होती है, कवक, एक कवक जनित रोग होता है। कौन सा? दाद खाज खुजली जो होती है। गर्दन पे हुआ दाद और मैंने तौलिए से अपने आप को, मतलब मैं नहाया, तौलिए से रगड़ लिया। अब वो तौलिया मान लो किसी मेरे रिलेटिव ने यूज में ले लिया तो उसको हो जाएगा? यस, हो जाएगा। तो किसी की चीज यूज करने से, किसी के हाथ मिलाने से, किसी के गले लगने से, किसी के छींकने से, जब हम छींकते तो हमारी वायु जो निकलती है, वायु, उसके साथ क्या निकलते हैं? जल के ड्रॉपलेट्स, बिंदुक निकलते हैं, फव्वारे निकलते हैं, आपने देखा होगा, है ना। अब जरा सोचिए, मैं खड़ा हूं और मैंने छींक दिया, क्या निकले? कुछ ड्रॉपलेट्स निकली, जल की बूंदें निकली, और सामने कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा था, वो सांस ले रहा है, उसके अंदर चली गई और उसको रोग हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा? ऐसा रोग क्या कहलाएगा? संक्रामक रोग कहलाएगा, जो निमोनिया में होता है, टीबी में होता है, जुकाम में होता है। समझ में आया? मैंने बोला एड्स यौन संचारित रोग है। एक नर से मादा में असुरक्षित यौन संबंधों से, रक्त आदान करने से, संक्रामित सुई का उपयोग करने से एक माता से अपने बच्चे में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। कौन? एड्स। संक्रामक है कि नहीं है? बिल्कुल संक्रामक रोग है। हमने बोला टाइफाइड, ये एक जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु से होता है। ठीक है, छींकने से जो फव्वारे निकल रहे हैं, बूंदें निकल रही हैं, उसके द्वारा हो जाता है। तो कहने वाली बात है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर रोग जा रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कहीं ना कहीं स्थानांतरण हो रहा है किसी रोग का, तो हम ऐसे रोगों को क्या बोलेंगे? संक्रामक। और नहीं हो रहा तो क्या बोलेंगे? असंक्रामक। डन? क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? चलें आगे। अब इस चैप्टर में हम दोनों प्रकार के रोग देखेंगे। कौन से? संक्रामक भी देखेंगे और असंक्रामक भी देखेंगे। पहले कौन से देखेंगे बेटा? हम देखेंगे सबसे पहले इन्फेक्शियस डिजीज, यानी संक्रामक रोग देखेंगे। ठीक है, लेकिन वो देखने से पहले देखिए, हम यहां पर ये देखेंगे, क्या क्या लिखा हुआ है? कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन मैन, मतलब कि वो कुछ सामान्य, कॉमन मतलब सामान्य, इन्फेक्शियस का मतलब संक्रामक, यानी हम इस चैप्टर में संक्रामक रोग देखने वाले हैं। लेकिन वो देखने से पहले मैं सबसे पहले इनके बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये हमारी बताया गया, हमारी एनसीईआरटी में इन दोनों का उल्लेख किया गया है। सर ये कौन है? आप जानते हैं हिपोक्रेट? हिपोक्रेट नाम सुना? हिपोक्रेट, चलिए, अगर सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूं।
जब एक व्यक्ति नीट का एग्जाम देता है और नीट का एग्जाम देने के बाद उस नीट के एग्जाम को क्लियर कर लेता है ना, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाकर वो एमबीबीएस की पढ़ाई करता है ना, तो पढ़ाई करने के बाद में जो डिग्री जो होती है एमबीबीएस की, वो लगभग 5-5.5 साल बाद में मिलती है। 5-5.5 साल की, है ना। 4.5 साल का कोर्स होता है, फिर इंटर्नशिप होती है ना। अब आप पूछेंगे ये क्या होता है? अभी इसकी जरूरत नहीं, अभी सिर्फ इतना सा कि पहले पढ़ाई होगी, पढ़ाई करने के बाद इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप का मतलब आप उसी मेडिकल कॉलेज में या किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में एज ए डॉक्टर आप पेशेंट को देखते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस, सिंपल, इंटर्नशिप मींस प्रैक्टिस। तो लगभग 5.5 साल का ये टोटल एमबीबीएस की डिग्री हो जाती है, 5.5 साल की। आफ्टर 5.5 साल के बाद में एक शपथ दिलाई जाती है उन डॉक्टर्स को। शपथ होता है ना, शपथ लेता हूं मैं ये कि मैं हमेशा, मेरे सामने अगर कोई पेशेंट आएगा तो मैं उसकी देख रेख करूंगा, है ना। मतलब होती है ना इस तरीके से, ओथ बोला जाता है उसको। अंग्रेजी में बोला जाता है ओथ, ओथ, और इंग्लिश में बोला जाता है शपथ। इंग्लिश में बोला जाता है ओथ, हिंदी में बोला जाता है शपथ। ठीक है, जानते हैं वो शपथ का नाम क्या होता है? उसे बोलते हैं हिप्पोक्रेटिक ओथ। जी हां, उस शपथ को बोला जाता है हिप्पोक्रेटिक शपथ। क्यों? क्योंकि सबसे पहली सर्जरी जो थी, सर्जरी होता है ना, ऑपरेशन, सबसे पहला इन्होंने किया था। एक डॉक्टर क्या करता है? सर्जरी करता है कि नहीं करता? हां। रोगों को ठीक करने की क्षमता रखता है कि नहीं रखता है? हां। भगवान का दूसरा रूप माना जाता है कि नहीं माना जाता है? हां। तो भाई साहब, ये सबसे पहले डॉक्टर मान लीजिए, या ये सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लीच, जोंक होती है, जोंक, लीच की सहायता से थेरेपी करी थी, या लीच की सहायता से सर्जरी करने के बाद त्वचा को क्या किया था? जैसे आपने देखा होगा टांके लगते हैं ना, टांके होता है ना, धागे से टांके लगाते हैं, तो इन्होंने लीच की सहायता से सबसे पहले सर्जरी करी थी। इसीलिए इन्हें सर्जरी के जनक बोला जाता है, ऑपरेशन के। ठीक है, तो हिप्पोक्रेटिक शपथ दिलाई जाती है किसको? उन डॉक्टर्स को जो एमबीबीएस की डिग्री कर लेते हैं। चलिए सर, ये तो यहां पर बात समझ में आ गई। अब ये कौन है, इनके बारे में अभी बात करेंगे। सिर्फ इतनी सी बात, चलो इनके बारे में अभी बात करेंगे, पहले इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया, हिप्पोक्रेटिक समझ में आ गया। हिप्पोक्रेट एक बहुत ही बड़े महान वैज्ञानिक हैं, या जो भी चीज मैंने आपको बताई वो सिंपल सी थी। क्या सर इससे क्वेश्चन आएगा जो आपने बताया? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्या हिप्पोक्रेटिक ओथ से कोई प्रश्न आता है? नहीं दोस्त, कोई प्रश्न नहीं आएगा। सर फिर प्रश्न क्या आएगा? ये क्यों दिखाए आपने, हिप्पोक्रेट क्यों दिखाया? क्योंकि ये हमारी एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। ये एक यूनानी वैज्ञानिक थे, देख लो, प्राचीन यूनान वासी हिप्पोक्रेट्स, यूनानी वैज्ञानिक थे। ठीक है, अब इन्होंने पता है क्या बोला? इन्होंने एक कल्पना या संकल्पना बोल दीजिए, एक हाइपोथेसिस दी थी। ऐसा ये सोचते थे, जैसे मैंने बोला कि मैं ऐसा सोचता हूं, है ना, सोचने पर कोई रोक थोड़ा है। मैं सोचता हूं कि मैं अमेरिका का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, ये मेरी क्या है? कल्पना है ना। या मैं सोचता हूं कि मैं भारत में सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा, ये मेरी कल्पना है। ठीक है, तो ऐसी ही एक कल्पना या संकल्पना इन्होंने करी, और वो संकल्पना थी अच्छे तरल की संकल्पना। क्या नाम था उस संकल्पना का? अच्छे तरल की संकल्पना। अब ये क्या होता है अच्छे तरल की संकल्पना का मतलब? आप मुझे बताइए, क्या आपके अंदर कोई लिक्विड है? गुड फ्लूइड हाइपोथेसिस बोला जाता है। क्या? गुड फ्लूइड हाइपोथेसिस, गुड फ्लूइड हाइपोथेसिस। आप मुझे बताइए, आपके अंदर कोई तरल है? आपके अंदर कोई फ्लूइड बह रहा है? हाँ सर, कौन सा तरल बह रहा है? आप बोलेंगे सर रक्त। मैंने कहा बस रक्त है, और भी कोई तरल है आपके अंदर? सोचो, क्या तुम्हारे अंदर सिर्फ रक्त है? सिर्फ रक्त ही एक तरल है, या और भी कोई तरल है तुम्हारे अंदर? यस सर, और भी तरल। क्या? लसिका,
अब ये क्या होता है, चैप्टर आएगा परिसंचरण तंत्र तब पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ इतना। हमारे अंदर रक्त बह रहा है, हाँ ब्लड जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में। हमारे अंदर लसिका बहती है, हाँ लिम्फ बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। इसके अलावा कोई और तरल भी होते हैं आपके अंदर, जरा सोचिए। बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछता हूं, आपके अंदर कोई पाचक रस होते हैं, पाचक रस? सोचो, ऐसे रस जिनके अंदर कुछ चीजें होती हैं जो पाचन में सहायता करती है, जैसे एंजाइम्स होते हैं, लवण होते हैं, है ना, होते हैं कुछ रस होते हैं। जैसे मेरे आमाशय में एक रस निकलता है जिसका नाम होता है जठर रस, जिसमें एंजाइम्स होते हैं जो हमारे आमाशय में पाचन कराते हैं। हमारी छोटी आंत में दो रस आते हैं, एक अग्नाशय रस आता है और एक पित्त रस आता है। पित्त आता है यकृत से, लीवर से आता है एक रस जिसका नाम है पित्त रस, बाइल जूस, है ना। अग्नाशय रस, पेनक्रियाटिक जूस कहां से आता है, पेनक्रियास से आता है, छोटी आंत में। समझ में आया? तो इस तरीके से हमारे अंदर कुछ पाचक रस होते हैं। हाँ सर होते हैं। क्या वो तरल नहीं है? भाई रस है, इट मींस वो भी तरल है। हाँ, तो इन्होंने बोला कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर तरल फ्लूइड, चाहे वो रक्त हो, चाहे वो आपका लसिका हो, चाहे वो आपके पाचक रस हो, अगर वो रस ढंग से काम करेंगे तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। अगर उन रस में कोई गड़बड़ी आ गई, अगर उन रस में कोई गड़बड़ी आ गई, उन तरल में कोई गड़बड़ी आ गई, तो वो व्यक्ति में रोग उत्पन्न होंगे। बताइए, आराम से तसल्ली से बता रहा हूं, इतना धीरे धीरे आराम से मेरे अंदर क्षमता नहीं थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज का लेक्चर आराम से आप पढ़ो। मैं नहीं चाहता था कि मैं इतना धीरे धीरे पढ़ाऊं, लेकिन समझो, फील करो कि मैं हूं हिपोक्रेट, बहुत प्राचीन वैज्ञानिक हूं, है ना, बहुत पुरानी बात कर रहा हूं मैं। जब तक साइंस की इतनी खोज नहीं हुई थी, मैंने ये बोला कि भाई साहब ये एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति के अंदर जो, इसके अंदर जो लिक्विड मिल रहे हैं ना, तरल जो इसके शरीर में मिल रहे हैं, ये नहीं कोई व्यक्ति है उसके शरीर में अगर तरल मिल रहे हैं, मतलब उस व्यक्ति के शरीर में जो तरल मिल रहे हैं, अगर वो तरल तंदुरुस्त हैं, अगर वो तरल साफ हैं, अगर वो तरल में कोई कमी नहीं है, वो तरल बिल्कुल ढंग से कार्य कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे क्या, कि वो व्यक्ति स्वस्थ है। अब सुनने में तो आपको यही लगेगा, हां सर सही तो कह रहा है, सही तो कह रहा है कि भाई रक्त जो है वो बिल्कुल साफ है, रक्त जो है उसके अंदर जो भी काम हो रहे ढंग से हो रहे हैं, लसिका जो है बिल्कुल सही ढंग से काम कर रही है, हमारे पाचक रस सही ढंग से कार्य कर रहे हैं, तो हम यही बोलेंगे क्या, हम ठीक है, स्वस्थ है, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक और चीज साथ साथ बोली, क्या, कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर पितरस होता है, पितरस, पितरस अभी मैंने एक वर्ड बोला था, पितरस, पितरस, जिसको हम बाइल जूस बोलते हैं। इन्होंने देखा पितरस जो कहां से निकलता है दोस्त, हमारे लीवर से निकलकर हमारी छोटी आंत में जाता है और पाचन कराता है ना। इस पितरस का एक निश्चित रंग होता है, हरा पीला। कैसा रंग होता है इसका, हरा और पीला, थोड़ा सा मिक्सचर होता है, थोड़ा सा पीलापन और हरापन थोड़ा सा मिक्स्ड होता है ना, ऐसा। ये देख, ये हरा, ये, अरे भैया आओ, हरा, ये हरा रंग दिख रहा है, हाँ सर, इसी के साथ थोड़ा सा पीलापन मिक्स्ड हो जाता है, ठीक है जी, इस तरीके से, ठीक है। हरा पीला रंग का आपके अंदर एक तरल बह रहा है, हरे पीले रंग का, जिसका नाम है क्या, पितरस, ठीक है सर। अब ये जो रंग जो होता है ना, ये पितरस का ये जो रंग जो होता है, ये किसके कारण होता है दोस्त, ये होता है वर्णक के कारण। किसके कारण, वर्णकों के कारण, ठीक है। इन्होंने पता है क्या देखा, इन्होंने देखा एक व्यक्ति जिसके पित्त रस जो था, उसका रंग जो था वो काला पड़ गया। कैसा हो गया, काला हो गया। किसका रंग, पित्त रस का। इन्होंने बोला
कि ऐसे लोग जिनके पित्त रस का रंग काला हो जाता है, उनमें उनके शरीर का तापमान क्या होता है? गर्म होता है। यानी वो उनके शरीर का तापमान कैसा होता है? गर्म होता है, उनमें बुखार होता है। सीधी सी बात है, शरीर का तापमान बढ़ेगा तो क्या बोलेंगे? बुखार आ गया। अब सुनने में तो यार सही सही सी बात लग रही है कि यार ये जो तरल जो था आपके अंदर, एक तरल है, वो तरल जो है गड़बड़ा गया। नॉर्मली कैसे रंग का होता है सर? हरा पीले रंग का होता है। किसके कारण होता है? वर्णकों के कारण होता है। बिलीरुबिन, बिलीवर्डन क्या होते हैं? वर्णक होते हैं जिनके कारण ये रंग होता है। हमने बोला, इन्होंने देखकर ये बोला कि वो व्यक्ति जिनमें बार बार बुखार आ रहा था ना, इन्होंने देखा कि वो व्यक्ति जिनमें बार बार बुखार आ रहा था, जो बहुत गर्म थे, बहुत हॉट थे। यहां पर हॉट का मतलब वो नहीं है कि बहुत अच्छे दिख रहे हैं। हॉट का मतलब जिनका शरीर का तापमान गर्म है, उनके अंदर पित्त जो था वो काले रंग का होता जा रहा था। ऐसा इन्होंने बोला। यानी ऐसे लोगों का जो तरल जो था वो अच्छा है कि खराब हो गया? खराब हो गया, ऐसा इनकी कल्पना थी, ऐसा ये मानते थे। पढ़िए, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। प्राचीन यूनानीवासी हिप्पोक्रेट्स और चिकित्सा का भारतीय आयुर्वेदिक तंत्र, यानी हमारा जो आयुर्वेदिक तंत्र जो है, यही दावा करते थे। क्या दावा करते थे? ऐसा माना जाता था कि काले पित्त, ब्लैक बाइल वाले व्यक्ति गर्म व्यक्तित्व वाले होते हैं, उन्हें बुखार होता है। यानी ऐसे लोग जिनका पित्त का रस काला होता है, वो हमेशा कैसे होते हैं? गर्म स्वभाव नहीं, उनका तापमान कैसा रहता है? शरीर का तापमान गर्म होता है। ठीक है, तापमान गर्म होता है और उन्हें बुखार आता है। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहां पर व्यक्तित्व भी है। व्यक्ति जो है गर्म व्यक्तित्व वाले होते हैं। यानी गर्म व्यक्तित्व का मतलब यह नहीं है कि बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। यहां पर गर्म व्यक्तित्व का मतलब है कि उनका शरीर का तापमान जो है वो गर्म रहता है, उबले पड़े रहते हैं। ठीक है, और उन्हें बुखार आ जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा हमारा आयुर्वेदिक तंत्र भी मानता है और ऐसा हमारे जो प्राचीन यूनानीवासी हिप्पोक्रेट्स भी मानते थे। लेकिन क्या यह बात सही है कि हर काले पित्त वाला जो व्यक्ति है हमेशा वो गर्म तापमान का होगा? ये जो संकल्पना जो थी, इसको तोड़ा। ये जो कल्पना इन्होंने करी थी, इसको नकार दिया। किसने? इन्होंने। अब ये कौन है दोस्त? ये है विलियम हार्वे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नाम पता है आप कहां पर पढ़ेंगे? ये आप पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र में। मानव परिसंचरण तंत्र की खोज, या मैं बोलूंगा मानव परिसंचरण तंत्र जो होता है उसका अध्ययन किसका? लिख देता हूं मैं यहां पर, मानव परिसंचरण तंत्र जो होता है, ठीक है, उसकी खोज किसने करी थी? इन्होंने करी थी। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसकी खोज किसने करी थी? इन्होंने। और मानव परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हेमाटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हेमाटोलॉजी। तो बहुत सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, हेमाटोलॉजी के फादर कौन है? हेमाटोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ हेमाटोलॉजी यानी मानव परिसंचरण तंत्र की खोज अगर इन्होंने करी है तो मानव परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहला रहा है? हेमाटोलॉजी। तो हेमाटोलॉजी के फादर कौन कहलाएंगे सर जी? हेमाटोलॉजी के जनक जो हैं कौन कहलाएंगे सर? विलियम हार्वे। याद रखना, कौन? विलियम हार्वे। इतनी सी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, ये किसका अध्ययन कर रहे हैं? हमारे अंदर किसका अध्ययन किया? परिसंचरण का मतलब किसी चीज का बहना यानी कोई तरल होएगा जो बह रहा है, ये हमारे अंदर तरल का अध्ययन कर रहे थे। अब इन्होंने हमारे अंदर तरल देखे,
तरल का अध्ययन किया, रक्त का किया, लसिका का किया, पाचक रसों का किया, जिसमें पित्त रस का भी अध्ययन किया होगा। हाँ सर, इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों का अध्ययन किया होगा जिसके अंदर काला पित्त मिल रहा था। हाँ किया होगा, किया होगा। काला पित्त मिल रहा था यानी तरल जो था वो काले पित्त वाला था। ठीक है, अध्ययन किया। और उसी टाइम खोज हुई थी किसकी? थर्मामीटर की भी। उसी टाइम थर्मामीटर की भी खोज हो गई थी। किसकी? थर्मामीटर की। थर्मोमीटर बोला जाता है। कहां लिखो? यहां लिख दो, चलो। थर्मोमीटर की खोज हुई थी। अब जरा सोचिए, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ऐसे कई, मान ले तो 10 लोग अध्ययन के लिए अपने पास बुलाए। इन्होंने जस्ट एज्यूम, मानना, इन्होंने 10 ऐसे लोग बुलाए जिनके पित्त जो था ना वो काला था। ठीक है, इन्होंने 10 ऐसे लोग बुलाए जिनका पित्त जो था वो काला था। अब अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट 10 के 10 व्यक्ति जिनका पित्त कैसा था? काला था। कैसे होने चाहिए? गर्म व्यक्तित्व वाले, गर्म मतलब उनके शरीर का तापमान क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। 10 के 10 में बुखार होना चाहिए, है ना? हाँ सर। लेकिन इन्होंने जब थर्मामीटर का उपयोग करके देखा कि भाई साहब ऐसे 10 में से 1-2 ऐसे थे जिनके शरीर का तापमान ज्यादा था, बाकी मैक्सिमम में शरीर का तापमान नहीं था, नॉर्मल था शरीर का तापमान। इट मींस क्या शरीर का तापमान, क्या रोग जो था, क्या वो सिर्फ तरल में गड़बड़ी के कारण हुआ? नहीं सर। सोचिए, अगर तरल में ही गड़बड़ी होती तो सारे के सारे काले पित्त वालों का तापमान क्या होना चाहिए था? ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन इनको ऐसा नहीं मिला, यानी तापमान का अच्छे तरल से कोई रिलेशनशिप था नहीं था ना। समझ में आया? तो ये थी ये सिंपल सी चीज। अब जाकर पढ़िए यहां पर क्या लिखा हुआ, देखिए क्या लिखा हुआ। एक लंबे समय तक स्वास्थ्य को शरीर और मन की ऐसी स्थिति माना गया जिसमें देह का मतलब बॉडी के कुछ तरल को हम ह्यूमर बोलते हैं अंग्रेजी में, का संतुलन बना रहता है। क्या? कि कई वर्षों तक ऐसा माना गया कि भाई साहब अगर शरीर के तरल अगर बढ़िया हैं, संतुलित तरीके से काम कर रहे हैं तो शरीर भी स्वस्थ है। जिसको कौन सबसे ज्यादा मान रख रहा था? हिपोक्रेट्स। हमारा आयुर्वेदिक तंत्र ऐसा मानता था कि जो काले पित्त वाले हैं, नॉर्मल जो व्यक्ति होते हैं उनका पित्त का रस काला नहीं होता, लेकिन जो अबनॉर्मल काले पित्त वाले व्यक्ति हैं वो हमेशा कैसे होंगे? गर्म होंगे, उनके अंदर बुखार होएगा। विलियम हार्वे द्वारा प्रयोगात्मक विधि अपनाते हुए, यानी प्रयोग करते हुए रक्त परिसंचरण की खोज हुई। लो जी, किसकी खोज हुई? रक्त परिसंचरण की खोज हुई। और थर्मामीटर का उपयोग करते हुए काले पित्त वाले व्यक्तियों के शरीर का तापमान सामान्य दर्शाने से काले पित्त वाले व्यक्तियों का तापमान जो था सामान्य मिला। किसको? विलियम हार्वे को। क्या यूज में लेके? थर्मामीटर यूज में लेके। तो ये जो अच्छे तरल की परिकल्पना जो है वो गलत सिद्ध हो गई या नहीं होगी? यस। ये जो अच्छे तरल की जो परिकल्पना जो दी थी, ये संकल्पना जो दी थी, हाइपोथेसिस जो दी थी, किसने? आपके हिपोक्रेट्स ने। गलत नहीं हो गई? सोचिए, अच्छा तरल अगर खराब हो जाए, जैसे पित्त काला हो जाए, तो रोग होएगा, तापमान बढ़ेगा, बुखार होएगा। इन्होंने देखा कि भैया जिनके अंदर काला पित्त था उनके शरीर का तापमान नॉर्मल मिल रहा था, कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था। वो तो बस पित्त का रस जो था, पित्त रस जो था, उसका रंग थोड़ा सा काला पड़ गया क्योंकि वर्णक जो थे वो ज्यादा हो गए। इससे कोई तापमान नहीं बढ़ा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, उन व्यक्तियों में नॉर्मल थे। तो ये अच्छे तरल की परिकल्पना जो है गलत सिद्ध हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। ये चीज यहां पर बता रखी है हमारी एनसीईआरटी में। डन? क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? अब आगे चलते हैं बेटा। अब हम बात करने वाले हैं कुछ रोगों की। किसकी बात करने वाले हैं? कुछ रोग जो हमारे अंदर होते हैं सूक्ष्म जीवों से। सबसे पहले हम जो रोग देखेंगे वो देखेंगे जीवाणु जनित यानी जो बैक्टीरिया से होते हैं। देखिए, जीवाणु जनित रोग देखने वाले हैं, बैक्टीरियल डिजीज देखने वाले हैं जो बैक्टीरिया से होने वाली है, जिसमें सबसे पहली बीमारी जो हम देखने वाले हैं वो कौन सी है? टाइफॉइड।
सभी ने नाम सुना हुआ टाइफाइड। इसको मेलॉन डिजीज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? मेलॉन डिजीज भी बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है इसको मेलॉन डिजीज, अभी बताऊंगा। आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो अभी बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना सा, ये टाइफाइड एक कैसी बीमारी है? जीवाणु जनित, यानी किससे होगी? जीवाणु से। कौन से जीवाणु से? नाम लिखा हुआ है दोस्त, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी वो जीवाणु है जो अगर हमारे अंदर जाता है तो हमें रोग कर देता है। कौन सा? टाइफाइड। 2015 में मुझे ये रोग हुआ था। कौन सा? टाइफाइड जी। इसका लगभग 7 से 14 दिन का एक ट्रीटमेंट का एक पीरियड होता है। किसका? टाइफाइड का। ठीक है, चलिए। तो साल्मोनेला टाइफी हमारे अंदर जाता है। अब आपके 2-3 प्रश्न होंगे, सर ये साल्मोनेला टाइफी से होता है? मैंने कहा हाँ होता है। कौन सा रोग है? टाइफाइड रोग है। आपने इसको मेलॉन डिजीज क्यों बोला? मैंने कहा अभी बताऊंगा। ये साल्मोनेला टाइफी हमारे अंदर जाता कैसे है? सबसे पहला प्रश्न तो गंदा खाना खाने से, गंदा पानी पीने से, साफ खाना नहीं है आपका या साफ पानी नहीं है आपका, ऐसे गंदगी भरे एरिया में अगर आप रहते हैं, गंदा संदूषित खाना या दूषित पानी अगर पीते हैं, तो आपके अंदर जा सकता है कौन? साल्मोनेला टाइफी। पहली बात तो बताइए, समझ में आ गई? देखिए क्या लिखा हुआ, यह रोगजनक आमतौर पर संदूषित, संदूषित का मतलब जो दूषित हो गया है, जिसके अंदर ये बैक्टीरिया आ जाएगा, जिस चीज के अंदर, वो क्या कहलाती है? संदूषित कहलाती है। ठीक है, कंटैमिनेटेड बोलते हैं अंग्रेजी में। किस में आ गया? या तो आपका भोजन दूषित हो गया, कंटैमिनेटेड मतलब उसके अंदर आ गया। कंटेन वर्ड सुना ना, कंटेन, कंटेन का मतलब होता है किसी के अंदर आना। कंटेन, कंटैमिनेटेड वर्ड वहीं से यह है, किसी के अंदर आना। किसके अंदर? भोजन के अंदर या पानी के अंदर। कौन आ गया भाई साहब? ये आ गया। कौन? साल्मोनेला टाइफी। अब अगर आप ऐसा भोजन, ऐसा पानी अगर पिएंगे, है ना, कि आज मन करा चलो आज जाते हैं गोलगप्पे खाते हैं, गोलगप्पे, गोलगप्पे वाले के पास गए, भैया भैया गोलगप्पे खिलाना, थोड़ा सा तीखा डाल देना, है? जाते हैं ना, हाँ मजा आता है। लेकिन ये तो जरा सोचो, उस गोलगप्पे बनाने वाले ने कितने अनहाइजेनिक तरीके से गोलगप्पे बनाया, वो पानी कितना खराब होगा, वो जो आलू जो डाल रहा है उस पे मक्खियां भिन भिना रही है यार, है? तो जरा सोचिए, ऐसे गोलगप्पे तुमने खाए, तुम्हारे अंदर कौन चला गया? साल्मोनेला टाइफी चला गया। अब ये जब अंदर जाएगा, ये जब अंदर जाएगा तो ये अंदर जाकर हमारे कौन से भाग को संक्रामित करता है? हमारी छोटी आंत जो होती है ना, उसमें चला जाता है। ठीक है, और छोटी आंत में छेद कर देता है। किसमें? ये हमारी छोटी आंत है, इस छोटी आंत के अंदर पहुंच जाता है और छोटी आंत में पहुंचने के बाद उसमें छेद कर देता है। इस तरीके से छेद कर देता है। कर दिए? अंग्रेजी में बोला जाता है परफोरेशन। इन छिद्रों को बोला जाता है परफोरेशन। ठीक है, और छेद करके ये हमारे शरीर के अंदर घुस जाता है और हमारे रक्त में आ जाता है। यही देखिए, यही लिखा हुआ है क्या, कि दूषित भोजन या पानी जो है हम अगर ग्रहण करते हैं तो ये जीवाणु हमारी छोटी आंत में घुस जाता है और वहां से रक्त द्वारा शरीर के अन्य भागों में पहुंच जाता है। सिंपल सी बात है। छोटी आंत में छेद किया, छेद करते हुए रक्त में आया और रक्त हमारे शरीर में बह रहा है, तो हमारे शरीर के डिफरेंट डिफरेंट भागों में पहुंच गया। ठीक है सर, अब होगा क्या? पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं भाई साहब, बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है टाइफाइड में। अगर आपको हुआ है तो आपको याद करिए, लगभग 3-4 दिन तक या उससे ज्यादा भी, कई दिनों तक, मतलब 4-5 दिन से भी ज्यादा होता है, बुखार आता है। यानी हमारे नॉर्मल शरीर का तापमान जो होता है 37 डिग्री होता है ना, हाँ 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हाँ, जिसको टाइफाइड होता है उसका शरीर का तापमान 37 से कितना हो जाता है? 39 या 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। शायद ये चीज लिखी होगी, हाँ लिखा हुआ है। लगातार क्या हो जाता है? उच्च, उच्च मतलब हाई, ज्वर मतलब फीवर, लगातार हाई फीवर बना रहता है। 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक फीवर बना हुआ है कई दिनों तक। शरीर में कमजोरी आ जाती है, पेट में मरोड़ उठते हैं, अमाशय में पेट में दर्द होता है, कब्ज होने लग जाती है, सिर दर्द होने लग जाता है, भूख नहीं लगती है। ये कंडीशन हो जाती है किसमें? टाइफाइड में।
और फिर इसका कोर्स चलता है। डॉक्टर इसका 7 से 14 दिन का एक कोर्स चलाता है जिसमें वो दवाइयां देता है, तब जाकर सही होता है दोस्त। सो ये होता है क्या, टाइफाइड। और अगर इसकी प्रॉपर देखभाल नहीं करी इस रोग में, है ना, आप डॉक्टर के पास नहीं गए, सोचा ठीक है अपने आप ही ठीक हो जाएगा, तो भाई साहब ये मामला बहुत गंभीर हो जाता है, हमारी आंतों में ये छेद कर देता है और फाइनली मृत्यु भी हो सकती है। तो पसीना आने लग जाता है, शिवरिंग भी होती है, कपकपाहट भी होती है, सिर में दर्द होता है, वीकनेस आ जाती है और भूख नहीं लगती है ना, और बहुत इरिटेशन सा होने लग जाता है, चिड़चिड़ाहट होने लग जाती है। ये सारे लक्षण है किसके, टाइफाइड के। ठीक है, डन, सिंपल सा था, कौन, टाइफाइड।